नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति नहार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से दस्तावेज हटाने पर बोले राहुल गांधी, जब जब देश भावुक हुआ फाइलें गायब हुई। यह संयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग। अगले 1 साल तक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रह सकती है सोनिया गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर, फिलहाल अभी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते राहुल गांधी। पीएम मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन। बच्चों से किया संवाद, बोले आज का दिन ऐतिहासिक। गांधी जी की अगुवाई में शुरू हुआ था विराट आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो का लगा था नारा। राजस्थान के 6 बीएसपी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर बीएसपी और बीजेपी ने विलय को बताया असंवैधानिक। और कोझिकोड विमान हादसे में 2 पायलट समेत 18 की मौत, 149 घायल यात्रियों का इलाज जारी। मंत्री हरदीप पुरी और सीएम पी विजयन ने किया मुआवजे का ऐलान। और खबरें अब विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्रालय के एक दस्तावेज को लेकर सरकार को घेरा था। बाद में इस दस्तावेज को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटा लिया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जब जब देश भावुक हुआ फाइलें गायब हुई। माल्या हो या राफेल, मोदी हो या चौकसी, गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट है चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज। ये संयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने 6 अगस्त को अहम खुलासा किया था। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्वीकार किया था कि भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ किया है। साथ ही भारतीय जमीन पर कब्जे की बात को भी कबूला। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछना शुरू किया। बवाल बढ़ने के बाद रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से उन दस्तावेजों को हटा दिया जिसमें कहा गया था कि मई महीने में चीन लगातार एलएसी पर अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है। साथ ही भारतीय सीमा में घुसपैठ और भारतीय जमीन पर कब्जे की बात कही थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारतीय सीमा में किसी ने न कोई घुसपैठ की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय चौकियों पर किसी का कोई कब्जा नहीं है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट से अपना दस्तावेज हटा दिए हैं। उधर राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ आया है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़बंदी शुरू कर दी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जालौर, सिरोही और उदयपुर संभाग के 14 विधायकों को अहमदाबाद के रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। बाकी विधायकों की बाड़ेबंदी जयपुर में करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि 11 अगस्त को बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय आने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी भी अलर्ट मोड पर है। राजस्थान बीजेपी के 6 विधायक पोरबंदर पहुंचे हैं। यहां पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के एक विधायक निर्मल कुमावत ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार हम पर दबाव बना रही है, इसीलिए मानसिक वेदना से बचने के लिए हम पोरबंदर आए हैं। अब यहां से सोमनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे। में पिछले 1 महीने से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह है। मुख्यमंत्री गहलोत जी के पास बहुमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायकों में वो सबको मानसिक वेदना में वो ला रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। किसी पे एसओजी का मुकदमा है, किसी पे कोई चार्ज लगा रहे हैं, कभी कोई डिपार्टमेंट रेड करता है, कभी क्या करता है। इसी सबको मद्देनजर देखते हुए हम सब लोग अपने मानसिक वेदना को दूर करने के लिए सोमनाथ के बाबा के दर्शन करने के लिए आ जाएं। कुछ और साथी हमारे आएंगे और जो भी पार्टी आलाकमान हमें आगे निर्देश देगा, कांग्रेस की गहलोत सरकार से बचने के लिए हम लोग यहाँ। सोमनाथ कितने दिन रुकेंगे, क्या करेंगे? 2 दिन, केवल 2 दिन। 2 दिन रुकेंगे सोमनाथ में एयरपोर्ट में है, इसके लिए यहाँ उतरे हम लोग। ओके। बीएसपी के 6 विधायकों ने, यानी जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक दिलावर सिंह और बीएसपी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि पश्चिम विहार में एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया था, बेरहमी से मारपीट भी की गई थी। इसके बाद से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएम ने भय मुक्त दिल्ली और महिला सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुआवजा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी के मामले में इंसाफ को लेकर दिल्ली कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताएं दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर बैठ गई हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनके घर का घेराव किया है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर उनके दरवाजे पर बैठ गई हैं और इंसाफ की मांग कर रही हैं। इन्होंने कहा था कि 10 लाख नहीं, हमें सुरक्षा दो। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस नाबालिग लड़की के परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया है, जिसको लेकर अब ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इनका कहना है कि अपराध और भय मुक्त दिल्ली का वादा था और हम 10 लाख का वादा नहीं था। दरिंदगी से बच्चों को बचाया जाए, सुरक्षा दी जाए, तमाम तरह के जो वादे थे वो फेल हुए हैं, जिसको लेके ये लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनसे पूछते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मांग है आपकी सीएम से। देखिए, इस दिल्ली के अंदर लगातार बच्चियों के और महिलाओं के खिलाफ बढ़ता जा रहा है क्राइम, और हमारी जो दिल्ली की सरकार है वो सो रही है। आज एक छोटी बच्ची एम्स में एडमिट है, रेप की शिकार, इतनी बुरी तरह घिनौने तरीके से मारा गया है। सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा देके वो परिवार का मुंह बंद करना चाहते हैं। क्या एक बच्ची की जिंदगी का मोल 10 लाख रुपए है? क्या केजरीवाल को सड़कों पर नहीं आना चाहिए? आज वो अपने घर में बैठे हैं ड्राइंग रूम के अंदर, उनको बाहर निकलकर इन बेटियों से बात करनी पड़ेगी और दिल्ली की सुरक्षा को मुस्तैद करना होगा। दिल्ली की सुरक्षा पुख्ता की जाए, वादा किया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा का, भय मुक्त दिल्ली का, वो नहीं दिख रही है, जिसको लेकर दिल्ली महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं सड़कों पर उतरी हैं। आपको बता दें कि परसों जब अरविंद केजरीवाल एम्स पहुंचे थे, जहां उस नाबालिग लड़की का इलाज चल रहा है, तो यूथ कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया था। वहां भी यही मांग की थी कि अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, उस बच्ची को, उस दरिंदे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हालांकि अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। एम्स में उसका इलाज चल रहा है और लगातार उसके इंसाफ की मांग बढ़ती जा रही है। यानी आपको बता दें कि निर्भया के बाद अब ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में इस तरह की कोई वारदात नहीं होगी, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से दरिंदगी का मामला जो फिर से सामने आया है, ये दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पे कई सवाल खड़े कर रहा है। कैमरामैन फ्रैंकलिन के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के मौके पर की थी। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि इस केंद्र में आने वाली पीढ़ियों को दुनिया के सबसे बड़े बिहेवियरल चेंज कैंपेन स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा के बारे में बताया जाएगा। यहाँ लोगों को स्वच्छता और उससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर जानकारी मिलेगी। इस केंद्र में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन का मिश्रण देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने 36 स्कूली छात्रों से भी बातचीत की, जो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देखिए, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। देश की आजादी में आज की तारीख यानी 8 अगस्त का बहुत बड़ा योगदान है। आज के ही दिन 1942 में 1942 में गांधी जी की अगुवाई में आजादी के लिए एक विराट जन आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उस दिन लगा था। ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर
राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का लोकार्पण अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने नई शिक्षा नीति को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। राशिद अल्वी ने कहा कि शिक्षा नीति उन लोगों ने तैयार की है जिन्हें सर्टिफिकेट और डिग्री में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। उन्होंने नई शिक्षा नीति में उर्दू को खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया। राशिद अल्वी ने कहा कि नई शिक्षा नीति से गरीबों के लिए शिक्षा और महंगी हो जाएगी। उर्दू किसी मजहब की जबान नहीं है, उर्दू पूरे देश की जबान है। वो लाल किला जिस पर खड़े होकर प्रधानमंत्री झंडा फहराने के सपने देखते रहे और अब फहराते हैं, उस लाल किले का ताल्लुक उर्दू जुबान से अटूट ताल्लुक रहा है। उसी लाल किले की दीवारों के साए के नीचे बैठकर मशायरे हुआ करते थे उर्दू के। ये एक साजिश है और आरएसएस उर्दू को खत्म करना चाहती है और प्रधानमंत्री उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज के लिए दरवाजे खोल दिए गए, शिक्षा और महंगी होगी। आम आदमी, गरीब आदमी का शिक्षा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। देश के अंदर जब जीडीपी ही नहीं रहेगी तो 6% और 10% का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आर्थिक स्थिति को सुधारने की जरूरत है। राज्यसभा के पूर्व सांसद पवन वर्मा ने हमारे खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में कहा कि राहुल गांधी को संवाद करने का सही तरीका मालूम नहीं है। साथ ही साथ कांग्रेस को अगर मजबूत पार्टी के रूप में उभरना है तो उसे परिवारवाद से ऊपर उठना होगा। आपको नहीं लग रहा कि विपक्ष भी सोच रहा है कि क्या फायदा अब आवाज उठाने से, क्योंकि हमारी बात तो सुनी नहीं जाएगी? देखिए, अगर विपक्ष ऐसा सोचने लगे तब तो लोकतंत्र ही खतरे में है। एक किसी भी लोकतंत्र में एक विपक्ष का होना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी जैसे है जो कि एक नेशनल ऑपोजिशन पार्टी है, कि जब तक कांग्रेस अपने सच्चाई का सामना नहीं करेगी और अपने को रीइन्वेंट बदलने का प्रयास नहीं करेगी और एक क्रेडिबल लीडर को अवसर नहीं देगी कि पार्टी का नेतृत्व संभाले, ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स अब नहीं चल सकती इस देश। बिल्कुल, और नियर फ्यूचर में भी मुझे नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी पुअर। भाई आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, मैं क्यों आलोचना करता हूं, मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूं। आप 2014 में 52 सीट लाए, 44 सीट लाए, आप 2019 में 52 सीट लाए, कोई जवाबदेही है? और अब खबरें छत्तीसगढ़ की। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में इंटरनेशनल वेबिनार का उद्घाटन किया। वेबिनार में समकालीन परिदृश्य में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता, ग्लोबल पीस पर चर्चा हो रही है। वेबिनार में गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी तमाम हस्तियां शिरकत कर रही हैं। वेबिनार को इजराइल के डॉक्टर ओलेग नेज़र, अमेरिका के विलियम वेसेटमैन, A.K. पांडे, वृद्धा बहन प्रोफेसर S. नारायण और भाई राव लाल दास संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ने किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रवाद को लेकर काफी चर्चा है। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया वो भला किस परिभाषा से राष्ट्रवादी कहे जा सकते हैं। जिन लोगों ने स्वाधीनता के आंदोलन में देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको खलनायक बनाया जा रहा है। आज हमारे देश में राष्ट्रवाद को लेकर बहुत चर्चा है। एक खास पार्टी के लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, आज सबसे बड़े राष्ट्रवादी बने घूम रहे हैं। अब जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया वो भला किस परिभाषा से राष्ट्रवादी कहे जा सकते हैं? कहा जा सकता है कि ऐसा करिश्मा उन्होंने राष्ट्रवाद की प्रचलित परिभाषा को बिगाड़ कर किया है। इस सच के ऊपर एक झूठ का ताना बाना बुना गया है। जिस स्वाधीनता सेनानियों ने देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो आज
खलनायक बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों के वितरण के मामले में देश का नंबर 1 राज्य है। छत्तीसगढ़ में 4,84,975 व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में दोनों श्रेणियों में 2,56,000 वन अधिकार पत्र, महाराष्ट्र में 1,72,000, उड़ीसा में 4,43,000 और गुजरात में मात्र 93,000 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। राज्य में नई सरकार के गठन के तत्काल बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सभी पात्र लोगों तक वन अधिकार पट्टों की पहुंच सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल ने बैठक कर रणनीति तैयार की है। बैठक के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने बताया कि विधानसभा में उठाने के लिए मुद्दों की फहरिस्त इतनी है कि 4 दिनों का सत्र छोटा पड़ेगा। कोयला से लेकर रेत से लेकर शराब और शराब से लेकर कोरोना और अर्थव्यवस्था के अलग अलग मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में 25 से 28 अगस्त तक मानसून का सत्र होना है। भय आतंक का राज छत्तीसगढ़ में चल रहा है। जिस प्रकार रेत माफिया, शराब माफिया, कोल माफिया जिस प्रकार से सक्रिय है और उसका आतंक है, और दूसरी तरफ सबसे मुश्किल काम कि आज कोविड-19 सिर्फ कागज में इसका इलाज की व्यवस्था हो रही है, बढ़ते बढ़ते अब 500-600 के आंकड़े के आसपास पहुंच गए, मगर आज तक सरकार ना बेहतर तरीके से टेस्ट की व्यवस्था हुई। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राज्य सरकार को घेरने में लगी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामलों को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक हुई मौतों की समीक्षा कर उसकी रोकथाम के उपाय के बारे में सरकार की एक समिति ऑडिट कर रही है, जिसके जरिए लगातार बढ़ रहे मौत के मामलों का अध्ययन कर इस बारे में पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। जो बता रहे हैं उसके ऊपर विधायकों की कमेटी और उसके बाद और एक्सपर्ट की कमेटी, कोरोना में मौत हुई है तो कोरोना में मौत हुई है। उसके साथ किसी आदमी की जब मौत होती है तो उसका एक रीजन नहीं होता, कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसके साथ बोल दिया जाता है ब्लड प्रेशर भी था, शुगर भी था, थायराइड भी था, मगर कॉज ऑफ डेथ तो कोरोना है। जिस भारतीय जनता पार्टी के कारण देश में कोरोना आया, जिस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को, भाजपा को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस देश में कोरोना की जो समस्या पैदा हुई है और बढ़ी है, उसके लिए नमस्ते ट्रंप, मध्य प्रदेश की निर्वाचित सरकार को गिराने जैसे पाप कर्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर उंगली उठाने के पहले अपने गरेबान में झांक कर देखे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को कोरोना हो गया है। उन्हें रायपुर एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। धर्मपाल कौशिक का कहना है कि पिछले 5 से 6 दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच करवा लें, यह जरूरी है। अगर लोगों ने जांच नहीं करवाई तो संक्रमण बढ़ सकता है। आपको बता दें कि धर्मलाल कौशिक स्वास्थ्य खराब होने के चलते आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। वहीं धर्मलाल कौशिक से पहले पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और गौरी शंकर अग्रवाल में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर सेंट्रल जेल में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुस्तैदी से काम करना शुरू किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब कैदियों की जांच के बाद ही उन्हें जेल में दाखिला दिया जाएगा। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय अचानक सेंट्रल जेल पहुंचे। उन्होंने वहां का जायजा लेकर व्यवस्था की जानकारी ली और जेल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर सेंट्रल जेल में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। जेल में मरीजों की संख्या बढ़ने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा है। जेल में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जेल प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। 90 कैदियों की जांच की गई थी, रैंडमली जांच हुई, जिसमें 39 लोग को कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन लक्षण जो कोरोना पॉजिटिव के हैं वो लक्षण उनमें नहीं थे।
पॉजिटिव जब जांच हुई तो उसमें पॉजिटिव आया और उनकी व्यवस्था को लेकर जेल परिसर में नई जेल बैरक बनाई गई है जिसमें 120 लोगों को रखने की व्यवस्था अलग से की गई है। कोरोना की वजह से देश के तमाम हिस्सों में बच्चों की पढ़ाई अब ऑनलाइन हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से छात्र काफ़ी परेशान थे। लेकिन ऐसे वक्त में जहां लाउड स्पीकर कमाल कर रहा है, आमचो बस्तर रेडियो लाउड स्पीकर से यहां पढ़ाई हो रही है। सबसे पहले भाटपाल ग्राम पंचायत पे इसकी शुरुआत हुई है। अब 15 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल 5 सभागों में इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया है। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। सीलबंद लिफाफे में दाखिल किए गए जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच की प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल की है। उद्धव सरकार ने कोर्ट में बिहार सरकार पर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी सीबीआई के पास नहीं गया है, केस सुप्रीम कोर्ट के पास है। 11 तारीख को निर्णय आएगा। मुंबई पुलिस इसकी सही तरीके से जांच कर रही है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को इसकी आखिरी सुनवाई होंगी और 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में फिर क्या डिसीजन आता है वो देखेंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। अभी हमारा मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से उसकी जांच कर रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। पटना में जन अधिकार पार्टी के छात्र संगठन ने सूबे के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर पर प्रदर्शन किया। जेल में बंद छात्र नेता मनीष यादव की रिहाई की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी के छात्र संगठन के नेताओं ने राजेंद्र नगर में सुशील मोदी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को काबू करने के लिए बल प्रयोग भी किया। पुलिस ने जन अधिकार पार्टी के 2 छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया है। क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे आप लोग आए थे? हम लोग छात्र एक मनीष कुमार है, उनकी रिहाई नहीं हो पाई, उसी के लिए हम लोग सुशील कुमार मोदी जी के आवास पर प्रदर्शन करने छात्र पहुंचे थे। क्या कुछ कार्रवाई की गई है यहाँ पर? कुछ करवाया गई तो सब सोचे थे घेराव करने के लिए, यहाँ घेराव करने की जगह नहीं है और जिसमें से कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे तो 2 को हिरासत में लेकर के हम लोग थाना भेजे हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी उसको। बिहार सरकार दावा कर रही है कि राज्य में हर दिन 60,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई शायद कोविड जांच में बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही है। दरअसल बिहार के शेखपुरा में रहने वाले एक शख्स ने यह दावा किया कि बिना सैंपल लिए ही स्वास्थ्य विभाग ने उसकी कोरोना रिपोर्ट मोबाइल पर भेज दी। बलवीर नाम के एक शख्स का दावा है कि उसका कोरोना टेस्ट हुआ ही नहीं है। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों के साथ बिहार में कैसे गड़बड़ की जा रही है, उसका ये एक नमूना हो सकता है। हालांकि बलवीर के दावों में कितना दम है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। कल के डेट में 7 तारीख को जांच हो रहा था, कोरोना जांच हो रहा था। उस जांच में मेरा जो है कि मोबाइल नंबर और नाम लिखाया गया था नंबर लगाने के लिए, लेकिन जब हम वहां गए तब मेरा जांच नहीं हो पाया। बताया गया कि आप लेट हो गए हैं, जो अभी नहीं हो पाएगा। आगे उसके बाद आज डेट 8 तारीख को जो है कि मेरे नंबर पर मैसेज आया कि आपका जो है कि कोरोना का सैंपल लिया गया था, उसमें जांच में आपका नेगेटिव पाया गया, जबकि मेरा किसी तरह का ना सैंपल लिया गया ना किसी तरह का कोई जांच किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।